नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ टेस्ट 3 नंबर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी फुल एनर्जी के साथ आज अपनी इस टेस्ट सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ब्रुसेल्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वियना। तो पूछ रहे हैं कि कौन से कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व डोपिंग रोधी जो एजेंसी है वो वियना में नहीं बल्कि कहां पर है, वो मॉन्ट्रियल में है। देखिए यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, वो मॉन्ट्रियल में है आपके। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा की बात करा है ना। चलिए बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे फिर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मृत्युदंड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सी रिपोर्ट? मृत्युदंड रिपोर्ट, यानी कि डेथ पेनल्टी रिपोर्ट की बात करा है तो जर्मन वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और नीचे आपको ऑप्शन है जैसे केवल 1 हो गया, केवल 2, केवल 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मृत्युदंड रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर ये बात आई है, ये 3 जो बाकी के 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? देखिए इसी तरह से तैयारी होगी। जब आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि करेक्ट आंसर तो पता ही चले, उसके आसपास के जो विकल्प है उनके बारे में भी अगर आप जान लेंगे तो हो सकता है एक प्रश्न में ही कई प्रश्नों की आपकी तैयारी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज आपका। निम्नलिखित का सही मिलान करें। राज्य भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रसिद्ध यहाँ पर साड़ियां दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर साड़ीज एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, सूची 1 एंड लिस्ट 2 एक ही है। तेलंगाना के सामने चंपा सिल्क साड़ी, छत्तीसगढ़ गढ़वाल साड़ी, ओडिशा बोमकाई साड़ी, आंध्र प्रदेश मंगलागिरी साड़ी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी होगा। कैसे, इसको समझते हैं। तेलंगाना गढ़वाल साड़ी, छत्तीसगढ़ चंपा सिल्क साड़ी, ओडिशा बोमकाई साड़ी, वहीं देखेंगे आंध्र प्रदेश मंगलागिरी साड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तशिल्प पद्धति भारत के दक्षिण राज्यों में प्रचलित नहीं है? खटवा पैचवर्क, टोडा कशीदाकारी, संदूर लंबानी कशीदाकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि खटवा पैचवर्क जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हस्तशिल्प पद्धति है वो बिहार की है, जबकि बाकी आप देखेंगे ये तीनों वो दक्षिण राज्यों में प्रचलित है। तो ये कहाँ की है? ये बिहार की है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें बंगाल में वस्त्रों की बुनाई की चर्चा की गई है? तो विलियम बकलैंड, जेम्स बोल्टन, जेम्स बैटमैन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए वो तो करेक्ट नहीं है इस पुस्तक के संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा बेसिकली। तो देखेंगे कि जो जॉर्ज सीएम वुड थे उन्होंने इस पुस्तक में तत्कालीन समय में बंगाल में वस्त्र बुनाई के संबंध में चर्चा की है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जॉर्ज सीएम वुड होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या नहीं था? ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सुमितनाथ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? देखिए ऋषभनाथ, अजितनाथ और सुमितनाथ जो है उनका जन्म स्थान अयोध्या है, लेकिन संभवनाथ का जो जन्म स्थान है वो अयोध्या ना होकर कहां पर है? श्रावस्ती में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके महाजनपद, दूसरी तरफ उनकी आधुनिक अवस्थिति दी गई है, जैसे वत्स हो गया, प्रयागराज, मत्स्य हो गया, मथुरा, गांधार हो गया, रावलपिंडी, वज्जी हो गया, बिहार। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है जो पूछ रहे होगा, यानी कि गलत कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है? तो वो मत्स्य महाजनपद जो है वो मथुरा नहीं बल्कि क्या होगा? जयपुर होगा। उसकी आधुनिक अवस्थिति क्या होगा? जयपुर। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति वैशाली बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसमें सही विकल्प क्या है, ऑप्शन सी होगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र करेक्ट है। जबकि आप देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर ना होकर क्या होगा, ये राजगृह। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति आप देखेंगे राजगृह ना होकर यहाँ पर वैशाली हो जाएगा, और चतुर्थ बौद्ध संगीति वैशाली ना होकर कश्मीर होगा, और तीसरा आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कालीबंगन, भूकंप के साक्ष्य, लोथल, चावल के साक्ष्य, आलमगीरपुर, घोड़ों की हड्डियां, चनूदड़ो, चूड़ी की फैक्ट्री। तो देखिए इसमें से गलत विकल्प कौन सा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप समझ रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, देखिए घोड़ों की जो हड्डियां हैं वो आलमगीरपुर से नहीं बल्कि सुरकोटड़ा से मिले हैं उसके साक्ष्य। बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व दिए गए। मध्य प्रदेश के सामने कौन सा टाइगर रिजर्व, पक्के, तमिलनाडु श्रीवल्लीपुतुर मेघामलाई, राजस्थान रामगढ़ विषधारी, महाराष्ट्र तडोबा अंधारी। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो हमसे पूछा गया है, तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व ये पक्के की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया, यानी कि बाकी ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि ये गलत था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में हमें, कि जो हम बताएंगे कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। टर्म्स यूज्ड इन ऋग्वैदिक एज मीनिंग दिया गया है। वाप अनाज, क्षेत्र जुते हुए खेत, उर्वर उपजाऊ खेत, घृत मक्खन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि वाप का अर्थ अनाज नहीं होता बल्कि आप देखेंगे वाप का अर्थ क्या होता है, बुआई होता है। बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं आपके, क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको उपवेद और दूसरी तरफ आपको वेद दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 के अंतर्गत। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद, अर्थवेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद। अब नीचे कूट दिया गया है, तो इसमें क्या है कि हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही तरह से मिलान इसका हुआ है। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। कैसे, देखिए आयुर्वेद का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो उपवेद का वेद है यानी कि आयुर्वेद जो उपवेद है उसका वेद क्या है, ऋग्वेद। इसके बाद गंधर्ववेद का क्या होगा, देखिए यहाँ पर सामवेद हो जाएगा, दूसरा कह रहा है ना यहाँ पर। देखिए धनुर्वेद का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यजुर्वेद हो जाएगा, और शिल्पवेद का अर्थवेद हो जाएगा। क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो रहा है ना सारी चीजें। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था कि यूरोप महाद्वीप आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों, देखेंगे गिल्स हो गया, श्रोइडर हो गया, मोर्गन, इन तीनों ने ही कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, कांसा, लोहा, चांदी और सोना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोहा की धातु से परिचित, लोहा जो धातु से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम शक्तिशाली पाल शासक था जिसने कामरूप और कलिंग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और उसने 11वीं शताब्दी में पालों के भाग्य को फिर से पुनर्जीवित कर दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामपाल ने। देखिए इनका जो आप देखेंगे इनका जो काल है वो कब से कब तक का था, 1072 से लेकर 1126 ईस्वी तक का था। क्लियर हो गया है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक का दरबार राजशेखर द्वारा सुशोभित किया गया था, जो एक प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक था। महेंद्रपाल, मेहर भोज, वत्सराज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका कार्यकाल यदि हम देखते हैं तो 885 से लेकर कब से कब तक है, 910 ईस्वी। बाकी के ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनवासी के कदम्बों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। पढ़िए क्या क्या है। 4वीं शताब्दी ईसा के बाद से कदम्बों ने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण पर शासन किया था। कर्नाटक में उत्तरी कनारा जिले के वैजयंती या वनवासी में उनकी राजधानी थी। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, जिन्होंने वन जनजातियों की मदद से सातवाहनों को हराया था। ऑप्शन डी क्या कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो गलत हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन ठीक है, ऊपर के दोनों। क्यों सी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सातवाहनों को नहीं हराया था बल्कि पल्लवों को। क्या है, कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, जिन्होंने वन जनजातियों की मदद से सातवाहनों को नहीं बल्कि पल्लवों को हराया था। करेक्ट है, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस शासक ने पल्लवों को हराया था और पल्लव भंजन की उपाधि प्राप्त की थी? राजसिन्हा, कांडुंगो, श्रीमरा, श्री वल्लभ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए राजसिन्हा का जो शासनकाल हम कह सकते हैं 735 ईस्वी से लेकर कब से कब तक का था? 765 ईस्वी तक का था। ठीक है, 765 ईस्वी तक का था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस शासक ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था? कांची के पल्लवों से जो संबंधित है, महामल्ला, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, इसके बाद देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसने बनवाया? तो बनवाया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कि किस शासक ने, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। आप देखिए इनका जो शासनकाल था वो 590 से लेकर 630 ईस्वी तक का था। किसका? महेंद्र वर्मन प्रथम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। लता के चालुक्य, यहाँ पर दिया गया है वारप्पा, गोगी राजा, कीर्ति राजा, वत्स राजा, और आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये चारों ही जो है वो इनका क्रम जो दिया गया वो करेक्ट है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखेंगे बारप्पा का जो यहाँ पर कालक्रम है वो क्या है? 970 से लेकर 990 ईस्वी तक। वहीं गोगी राजा का आप देखेंगे 990 से 1010 तक। कीर्ति राजा का शासनकाल देखेंगे 1010 से 1030 तक। वहीं वत्स राजा का आप देखते हैं 1030 से 1050 ईस्वी तक का। इनका कुछ इस तरह से जो है कालानुक्रम सही व्यवस्थित किया गया है। चलिए, मौखरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक को इतिहास में हूणों का विरोध करने और उन्हें पराजित करने के लिए याद किया जाता है? अवंती वर्मन, सर्व वर्मन, ईशान वर्मन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ईशान वर्मन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ग्वालियर के खिलाफ अभियान, मालवा के खिलाफ अभियान, चित्तौड़ के खिलाफ अभियान, रणथंभौर के खिलाफ अभियान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका सही क्रम दिया गया है। क्यों? देखिए आप ग्वालियर के खिलाफ अभियान था 1560, मालवा के खिलाफ अभियान था 1561, चित्तौड़ के खिलाफ अभियान 1568, रणथंभौर के खिलाफ अभियान 1569 था। क्लियर हो गया है? तो अकबर के जो शासनकाल से जो अभियान है वो इस तरह से सही क्रम में व्यवस्थित लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। मुगल साम्राज्य में प्रचलित एक विभाग दीवान समन से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। राजस्व और वित्त विभाग, विदेशी मामलों का विभाग, खुफिया विभाग, शाही घराने का प्रभारी विभाग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाही घराने का प्रभारी विभाग। अब देखिए इसमें जो बाकी के विभाग दिए गए हैं उनको समझते हैं। राजस्व और वित्त विभाग जो है वो दीवाने वजारत है। विदेश मामलों का विभाग क्या है? दीवाने रसालत है। ठीक है, रसालत मोहतासिर है। खुफिया विभाग देखेंगे दीवाने वरीद है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्यायिक विभाग के प्रमुख के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अमल गुजार, मुकद्दम, मीर ए अर्ज, काजी उल कुजात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि काजी उल कुजात इसका जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता था न्याय विभाग के प्रमुख के लिए। चलिए, दिल्ली सल्तनत में से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। दीवाने रिसालत अपीलीय विभाग, दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग, दीवाने मुस्तखराज बकाया विभाग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। पूछ रहे कौन सा गलत है, जबकि आप देखेंगे ये तीनों ही विभाग जो है इनका सही संबंधित जो यहाँ पर दिया गया है वो करेक्ट है एकदम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश दिए गए यानी कि डायनेस्टीज दी गई हैं, दूसरी तरफ इनके कैपिटल्स दिए गए हैं, जैसे सालुव राजवंश त्रिपुरी, शर्की राजवंश जौनपुर भोंसले राजवंश रायगढ़ और आदिल शाही राजवंश बीजापुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पूरी तरह से इस प्रश्न का उत्तर है और जो सही नहीं सुमेलित है। क्यों? आप देखेंगे जो सालुव राजवंश है ना उसकी राजधानी विजयनगर है, ना कि त्रिपुरी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज दी गई यानी कि सहायक नदियां दी गई। रवि नदी, अनेर नदी, चंबल नदी, मेज नदी, महानदी, उझन नदी और ताप्ती नदी, ऊंग नदी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, देखिए ऑप्शन बी जो है ना वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्यों? देखिए चंबल नदी की जो सहायक नदी वो तो मेज नदी है, यानी कि बाकी के ऑप्शंस गलत है। क्यों? देखिए रावी नदी की जो नदी सहायक नदी है ना वो उज नदी है, जबकि आप देखेंगे महानदी की सहायक नदी क्या है? ऊंग नदी है। वहीं देखते हैं ताप्ती नदी की सहायक नदी क्या है? अनेर नदी है। और बी तो करेक्ट है ही आपका, चंबल नदी की सहायक नदी क्या है? मेज नदी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर और असम। इस तरह से कुछ कूट दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर जो है वो राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं।
क्लियर है। अब चलिए आप ये बताइए कि यहाँ पर देखना है कि एक और कौन सा राज्य है जो भूटान की सीमा जो भूटान से सीमा स्पर्श करता है। ऐसा कौन सा एक और राज्य है जो भूटान से अपनी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक और कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान से अपनी सीमा स्पर्श करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इस तरह से आप हमारे साथ 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा तो आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आके और पढ़ के और समझने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि आप अपनी कोई जो है सुझाव या कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड रहें और हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे द्वारा वो आप उसका अवश्य उत्तर दें। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नीचे दिए गए 4 दर्रों में से सबसे दक्षिणी दर्रा होगा। चांगला दर्रा, नीति दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो सबसे दक्षिणी दर्रा होगा वो है नीति दर्रा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक आप देखेंगे किस प्रकार से ये है। देखिए चांगला दर्रा हो गया, फिर देखेंगे बारालाचा दर्रा हो गया, फिर आता है आपका शिवकिला दर्रा, फिर क्या आता है आपका नीति दर्रा। क्यों, क्या पूछ रहा है? चारों दर्रों में सबसे दक्षिणी दर्रा कौन है? तो वो नीति दर्रा होगा आपका। ठीक है, अब चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे क्या कि किस राज्य में ये दर्रे हैं। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, किस राज्य के ये दर्रे हैं, आप हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागरीय धारा की प्रकृति ठंडी होती है? कोल्ड करंट की बात कर रहा है, ओशियन करंट है ना। फ्लोरिडा की धारा, नॉर्वे की धारा, ब्राजील की धारा, लेब्राडोर की धारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी धारा जो है प्रकृति ठंडी होती है? वो लेब्राडोर की धारा है। बाकी की जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं, और लेब्राडोर कौन सी है? ये अटलांटिक महासागर की धारा जो है प्रकृति ठंडी है, इसकी ठंडी प्रकृति की धारा है ये। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गर्म स्थानीय पवनें और एक तरफ इसके स्थान दिए गए हैं। हरमट्टन सहारा मरुक्षेत्र, यामो इंडोनेशिया, सिमूम सहारा और अरेबियन मरुक्षेत्र, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिकी मैदान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? ये गर्म स्थानीय पवनें जो यामो है ना, वो इंडोनेशिया में इसका स्थान ना हो कि कहाँ है? जापान में है। ठीक है, इसका स्थान क्या है? एक्चुअली जापान है। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे एकदम करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में निवास करती है? तुआरेग जनजाति, बुशमैन जनजाति, बिंदीबू जनजाति, वेडोइन जनजाति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में कौन सी जनजाति निवास करती है? बिंदीबू जनजाति निवास करती है। जबकि आप देखेंगे तुआरेग जो जनजाति है ना, वो सहारा रेगिस्तान में, बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान और बेडोइन जनजाति अरब रेगिस्तान में पाई जाती है, यानी कि निवास करती है। क्लियर हो रहा है? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिए गए, उनसे संबंधित राज्य की सर्वोच्च चोटी दी गई है, जैसे हरियाणा करोह पीक, राजस्थान गुरु शिखर, मध्य प्रदेश पारसनाथ और पश्चिम बंगाल संद कफू बोला गया है इसमें, जो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है सही से? तो वो मध्य प्रदेश है। क्यों? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो पारसनाथ है ना, जो राज्य की सर्वोच्च चोटी है वो झारखंड की पारसनाथ सर्वोच्च चोटी है, ना कि मध्य प्रदेश की। बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? फिर करेक्ट हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? रामगंगा नदी, राप्ती नदी, कृष्णा नदी या नर्मदा नदी? देखिए इस प्रश्न का उत्तर ये तो पता चल गया, राप्ती नदी है, अभी बताया मैंने। देखिए इसका जो उद्गम स्थल है ना वो नेपाल से है। क्लियर है? जैसे रामगंगा नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया और नर्मदा नदी हो गया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये बाकी की नदियों के उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, बाकी की नदियों के उद्गम स्थल क्या है आप बताएंगे हमें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो गलत है और भारत की प्रमुख सोने की खानों से संबंधित है? कोलार सोने की खान मैसूर, हट्टी सोने की खान रायचूर, रामगिरी सोने की खान उडुपी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 इस प्रश्न का जो है वो आंसर है और जो गलत है। क्यों? रामगिरी सोने की खान देखिए उडुपी नहीं बल्कि अनंतपुर यानी कि आंध्र प्रदेश में है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जैसे गोवा मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात वेतला राष्ट्रीय उद्यान, केरल पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। क्यों? देखिए वेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में ना होकर कहाँ है? झारखंड में है। तो बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं। 2008 में अधिसूचित कच्छ जैवमंडल आगार गुजरात राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में विस्तृत नहीं है? वलसाड, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पाटन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वलसाड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों से संबंधित कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सस्थमकोटा झील जो है वो केरल में, रुद्र सागर झील कर्नाटक, कांजुली झील पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही तरह से सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, यानी कि रुद्र सागर झील कर्नाटक ना होकर कहाँ है? त्रिपुरा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? त्रिपुरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
निम्नलिखित में से किस यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है वर्ग किलोमीटर में? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मवंधव उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसमें किसका किया था? संध्या समाचार पत्र का संपादन किया था। देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सिपाही विद्रोह को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, 66 जो है हमारी नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, इसके बाद 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा यानी कि चारों ही सही क्रम में लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1831 में शुरू हुए कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं था प्रभावित? मयूरभंजन नहीं था। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे जो प्रभावित क्षेत्र थे ना वो कौन कौन से थे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया या और मानभूम हो गया। अब देखिए ये तो रही इसकी बात। अब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कि जो कोल विद्रोह का है नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसी ना किसी ने तो किया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किसने 1891 में केरल राज्य से शुरू हुए नायर आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि टीएम नायर जो है उन्होंने 1891 में केरल राज्य में शुरू हुए नायर आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, चलिए बाकी के यानी कि उनका इन्वॉल्वमेंट था इसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1884 में गठित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों का चयन करना है। एम.जी. रानाडे, वी.जी. छिवदोनकर, जी.जी. आगरकर, रघुनाथ राव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि एम.जी. रानाडे, वी.जी. जो छिवदोनकर हैं और जी.जी. जो आगरकर हैं वो उनका जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी संस्थापकों का जो है 1884 में गठन हुआ था, तब उसमें ये शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय। आप देखेंगे इनकी स्थापना, इनका जो शासनकाल था 1910 से लेकर इसको दोबारा राइट डाउन करती हूँ। 1910 से लेकर 1900 कब से कब तक का था? 1916 तक का, ईस्वी तक का कार्यकाल था। अब देखिए जो हिंदू महासभा की बात कर रहा है ना, ये हिंदू महासभा स्थापना, आप बता सकते हैं क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं इसको देखिए थोड़ा यहाँ से हटा देती हूँ। इसको बताना है आपको, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ वन दिए गए, दूसरी तरफ पौधों की प्रजातियां, पर्णपाती वन, स्प्रूस और फर, टैगा वन, हिकॉरी और मैपल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑर्किड और फन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑर्किड और फन पौधों की जो है वो प्रजातियां हैं। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से सही जो है वो मिलान इसका करना है हमें। घास स्थल है बेसिकली ये क्षेत्र, तो दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, बेल्ट, हंगरी, पुस्टाच और ब्राजील, कैंपोस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको समझने के लिए हमें मैच द फॉलोइंग करना होगा इसको करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका जो है वो आप देखेंगे बेल्ट हो गया, इसके बाद न्यूजीलैंड है वो है कैंटरबरी, इसके बाद देखते हैं हंगरी, पुस्टाच, इसके बाद ब्राजील, कैंपोस। तो इस मैच द फॉलोइंग के अनुसार पूर्व का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन स्रोत प्रदूषक निलंबित कणकीय पदार्थ का लगभग 40% उत्सर्जित करता है? उद्योग, घरेलू, खनिज और परिवहन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि घरेलू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कपास की धूल के कारण होता है? विसिनोसिस, बेगासोसिस, इसके बाद एंथ्राकोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? विसिनोसिस यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेगासोसिस जो है वो गन्ने की धूल जो है वो ये कपास की धूल का कारण है ये रोग। अब देखेंगे बेगासोसिस क्या है? गन्ने की धूल का कारण है। ठीक है, गन्ने की धूल के कारण ये रोग होता है। एंथ्रोकोसिस कोयले के कण के कारण ये रोग होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक समुद्र में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? औद्योगिक अपशिष्ट जल, अपतटीय तेल, समुद्री परिवहन, वायु प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपतटीय तेल, मतलब समझ रहे ना, ऑफशोर ऑयल की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में अति संकटग्रस्त पौधे की प्रजाति सीलोटम नुडुम पाई जाती है? गुजरात, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ? ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कीटनाशक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। मुख्य पोषक तत्व पोटाश, गौण पोषक तत्व बोरॉन, सूक्ष्म पोषक तत्व मॉलिब्डेनम। इसके बाद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 जो है वो गलत है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। 2 गलत क्यों? गौण पोषक तत्व बोरॉन नहीं बल्कि क्या होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। नाइट्रोजन के उपयोगों से संबंधित है। ये प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि सारे ही जो कथन है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो बोला गया इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए, मरुद्विज पौधे यानी कि आप देखेंगे एरोफेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनका ग्रोन मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस मृदा में अधिक उगते हैं? ये बलुई मृदा हो गया, चूना मृदा हो गया, सेलाइन एल्कली मृदा हो गया, ह्यूमस मृदा हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई यानी कि बलुई मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए आप देखते हैं जो स्फिग्मोमैनोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए पाइरीलियोमीटर होता है। तो अब पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है जो सही नहीं है, मतलब तो ऑप्शन डी इसमें गलत दिया गया है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट है। डी ऐसा क्यों है? देखिए, जो प्रकाश की तीव्रता को मापने के जो यंत्र होता है ना, वो देखिए पाइरीलियोमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए नहीं होता बल्कि सौर विकिरण मापने के लिए होता है। समझ आ गया अब आपको? बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हैं? पूरी तरह करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कम कठोर पदार्थ है? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, दांत का इनेमल हो गया, पीतल हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि एल्यूमिनियम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 1200 मीटर प्रति सेकंड होती है? हाइड्रोजन, एथेनॉल, ऑक्सीजन और एयर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। दरवाजे की झिरी से आने वाले प्रकाश का फैलना विवर्तन यानी कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट ऑफ द डोर डिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना दैट मीन्स ट्विंकल ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना व्यतिकरण है। क्या मतलब है? अपीयरिंग ऑफ सोप बबल्स कलरफुल इंटरफेरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए जरा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि तीनों ही करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में। समझ गए आप? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु दी गई धातुओं में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। धातु और अयस्क यानी कि मेटल और ओर दिया गया है इनका। ठीक है, तो इसमें क्या है? मरकरी, सिनेबार, सिल्वर, क्लोरोगाइराइड दिया गया है। टिन देखेंगे तो टिन स्मिथसोनाइट दिया गया है। इसके बाद आप देखते हैं मैग्नीज, तो वो क्या है? पाइरोलुसाइट है। ठीक है, इसका अयस्क। अब इसमें पूछा गलत कौन सा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों? देखेंगे आप कि जो स्मिथ सोनाइट है वो उसकी धातु क्या है? टिन नहीं है बल्कि जिंक है। क्लियर हो गया? बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग स्वचालित फ्यूज के निर्माण में किया जाता है? मोनेल मेटल, मुंज मेटल, रोज मेटल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि रोज मेटल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वेडबग, टाइफस बुखार, सेंट फ्लाई, टाइफाइड, रेड फ्ली, कालाजार, घरेलू मक्खी, ब्यूबोनिक प्लेग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से बताएंगे जरा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे ये बेडवेग जो है वो टाइफस बुखार करेक्ट है। आप देखेंगे जो सेंड फ्लाई है ना वो टाइफाइड नहीं बल्कि कालाजार है। वहीं देखते हैं जो रेड फ्ली है वो ब्यूबोनिक प्लेग है। वहीं आप देखते हैं घरेलू मक्खी जो है वो टाइफाइड है। क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, टमाटर का लाल रंग राइकोपिन, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जो गलत होना चाहिए? तो कह रहे हैं ऑप्शन डी गलत है। क्यों भाई? क्योंकि तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल दलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि हम इसके सही पैटर्न पहले से दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आपका एमपी आता है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान आ जाता है, फिर आपका देखा जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यूपी हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या है आप देखेंगे कर्नाटक है। तो इसी तरह से कुछ क्रम होगा इसका करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। नवीनतम खनिज आंकड़ों के अनुसार 2022 सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भारत का विश्व में 16वां स्थान है। साधारण नमक के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में ओडिशा पहले स्थान पर नहीं है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि डोलोमाइट। आप देखेंगे ये जो बॉक्साइट है वो ओडिशा, डोलोमाइट आंध्र प्रदेश, ग्रेफाइट ओडिशा और लौह अयस्क ओडिशा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ओडिशा पहले स्थान पर किस खनिज उत्पादन में नहीं है? तो डोलोमाइट में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मई 2022 के अनुसार ये आंकड़ा पूछ रहा है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। देखिए समझिए, आप देख रहे हैं पूछ रहा है कि शीर्ष 3 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता, तो कर्नाटक नहीं आता। तो भाई 3 राज्यों से कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार कुल ताप विद्युत के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? मई 2022 के अनुसार गैस, कोयला, लिग्नाइट, डीजल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि गैस हो जाएगा। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार जन्म दर की दृष्टि से हरियाणा राज्य को कौन सी रैंक दी गई है? तो कौन सी रैंक दी गई है? आप तैयारी कर रहे हैं ना, कैसी तैयारी है बताएंगे आप? चलिए मैं ही इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी, यानी कि 5वीं रैंक इनको दी गई है। इसमें किस हिसाब से इसको रैंक दी गई? देखिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर आपका हरियाणा आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों में नहीं आता है? तो असम, उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। तो कौन सा नहीं आता है? हरियाणा इसमें नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? आबिद हुसैन समिति, भंडारी समिति, दीपक पारेख समिति, नरसिंहम समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दीपक पारेख समिति। चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? देखेंगे छोटे उद्योगों के लिए। वहीं भंडारी समिति आप देखते हैं जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्निर्माण के लिए। दीपक पारेख समिति की यदि बात की जाए तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्त पोषण। और नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए बनाई गई थी। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व गौरैया दिवस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो मार्च के महीने में मनाया जाता है। यदि हम डेट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगी इसकी डेट। देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। वहीं आप देखते हैं विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और ये तो मैंने बताया कब, मार्च के महीने में कब होता है? 20 मार्च। ठीक है, चलिए स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए डैश सदस्यों यानी कि लोकसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा बताएंगे आप? 76 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 100। यहाँ पर 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
आगे बढ़ते हैं अब हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 371D हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि भाग 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जरा। देखिए, भाग 18 क्या है? आपातकालीन प्रावधान है। भाग 20 आप देखेंगे संविधान का संशोधन है। इसमें आप देखते हैं भाग 15 देखेंगे तो उसमें निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद भाग 10 देखेंगे तो इसमें अनुसूचित और जनजातियों की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डैश की 96 संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया, किसकी? उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2011 के 96 संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया, इनके संविधान से हमने क्या लिया है अपने संविधान में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वी पट्टावी सीतारमैया, डॉक्टर KM मुंशी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला क्या है आपका? स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को निम्नलिखित में से किस मामले के अंतर्गत मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया गया था? तो राम जेठमलानी मामला 2011 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अंबाला शिव चौदस का मेला, करनाल गोगा नवमी का मेला, रेवाड़ी महावीर जयंती उत्सव, कैथल पुंडरिक का मेला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। क्यों? इसको समझना है हमें। देखिए अंबाला जो है शिव चौदस का मेला करेक्ट है, करनाल गोगा नवमी का मेला, जबकि रेवाड़ी आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे महावीर जयंती जो उत्सव है ना, महावीर जयंती उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, ना कि रेवाड़ी में, बल्कि कैथल क्या है? पुंडरिक का मेला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तपेदिक के इलाज के लिए राज्य का पहला 5 मंजिला आधुनिक अस्पताल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में बनवाया जा रहा है? गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अंबाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। वरुण चौधरी को हाल ही में हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वतंत्र कुमार सिंघल को हाल ही में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में घग्गर और यमुना नदी क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में घग्गर और यमुना नदी क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसमें तो यहाँ पर 14 नहीं दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं। कृष्णा नगर गामड़ी में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, झज्जर या पंचकुला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जो कुरुक्षेत्र है वो जिले के कृष्णा नगर गामड़ी में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। हरियाणा राज्य ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम पद्मा शुरू किया है। यह कार्यक्रम हरियाणा के प्रत्येक गांव में औद्योगिक पार्क विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का पूछ रहे उत्तर क्या है? यानी कि गलत विकल्प हमें चूज करना है, तो ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है। भाई क्यों गलत है इसको समझते हैं अब हम, कि ये जो कार्यक्रम है वो हरियाणा के प्रत्येक गाँव में नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक पार्क विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन पहला कथन ठीक था, दूसरा गलत था, क्योंकि यहाँ पर गांव नहीं बल्कि यहाँ पर ब्लॉक की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र हाल ही में हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखिए किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, यानी कि रेवाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
28 फरवरी 2021 से बिजली की खपत पर पंचायत कर लगाया गया है और इससे ग्रामीण विकास के लिए सालाना लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि 2% की यहाँ पर बात की गई है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी जो कथन है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का आपका। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? फरीदाबाद और चरखी दादरी और रोहतक और झज्जर और रेवाड़ी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चरखी दादरी और रोहतक यहाँ पर करेक्ट होगा। डैश हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला है जिसके साथ राजस्थान की सीमा 3 तरफ से लगती है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किसी की भी जो है वो जिसके साथ राजस्थान की सीमा 3 तरफ से लगती है, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं कि जो महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला है जिसके साथ राजस्थान की सीमा 3 तरफ से लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हाल ही में जारी अनटैक्ड की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत 7वीं रैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका पहली रैंक, चीन दूसरी रैंक, जापान तीसरी रैंक। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है वो गलत है। क्यों? आप देखेंगे कि भारत जो है 7वीं रैंक करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहली रैंक करेक्ट है, चीन दूसरी रैंक करेक्ट है, लेकिन तीसरी रैंक जापान नहीं बल्कि हांगकांग को दी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में योग के माध्यम से लोगों को पुरानी बीमारियों, जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उनका इलाज करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप यानी कि आयु लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक में। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य ग्रेड का धान की एमएसपी पिछले साल के 1940 से बढ़ाकर 2040 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए एक गुणवत्ता वाले धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। देखिए, 99 प्रश्न जो आपका है वो क्या कहता है? हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मौसमी प्रभावी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? महाराष्ट्र हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मौसमी प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। तो क्या होगा यहाँ पर? महाराष्ट्र होगा। आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी था इसका करेक्ट आंसर। देखिए, आखिरी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो देखिए यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। ठीक है, जबकि आप ऑप्शंस देखेंगे इनमें कोई नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ क्या आएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से मैं आशा करती हूँ अपने जितने भी अभी तक टेस्ट कराए गए वो सभी टेस्ट को देखिए। यदि नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। इसी तरह से निरंतर प्रयास और अभ्यास करते रहिए और निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि सभी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।